वेलकम टू तरुण आइस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम चर्चा करेंगे क्रिकेट में वेतन समानता के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के अंदर में पुरुष क्रिकेट टीम और महिला क्रिकेट टीम में काफ़ी कुछ अंतर है। असमानताएं बहुत सारी है, खास करके वेतन की असमानता। और भारत के अंदर में दर्शकों की अगर रुचि की बात करें तो ज़्यादातर पुरुषों के क्रिकेट में ज़्यादा उनकी रुचि है, महिलाओं में बहुत ही कम है। इतना ज़्यादा उत्साह नहीं होता है जब महिला क्रिकेटर पिच पर आती है और अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ खेलती हैं। तो इन सभी असमानताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट में बीसीसीआई ने क्रिकेट में वेतन समानता को लेकर एक बहुत बड़े एक मुद्दे पर चर्चा आजकल चल रही है और ये समानता बहुत ही जरूरी भी था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों रही है। एडिटोरियल्स के माध्यम से हर जगह हर तरीके से ये न्यूज़ चर्चा में रही है। चर्चा का सबसे विशेष कारण ये है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कि जो हमारे देश की जो क्रिकेट एसोसिएशन है, जिसे आप बीसीसीआई कहते हैं या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई ने पे इक्विटी पॉलिसी की घोषणा की है। पे इक्विटी पॉलिसी का तात्पर्य है कि चाहे पुरुष हो या महिला हो, उन सभी को क्रिकेट में जो भत्ता और वेतन की अगर बात की जाती है या फिर उनके लिए जो पैसे पे किए जाते हैं, वो फीस जो होता है वो समान होगा। मतलब कह सकते हैं कि केंद्रीय जो अनुबंधित पुरुष और महिला खिलाड़ियों को मैच में समान फीस मिलेगा। आप सभी को पता होगा कि हमारा संविधान भी तो यही बात कहता है। हमारे संविधान के आर्टिकल अगर 39 की ए की बात करें, आर्टिकल 39 की अगर हम बात करें, इन डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात करें, 39 के ए और डी की बात करें, तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। तो आपको महिला भी भारत में क्रिकेट खेल रही है और पुरुष भी खेल रहे हैं, दोनों भारत के लिए खेल रहे हैं, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर दोनों की फीस में असमानताएं क्यों हो सकती है? तो हमारा डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या कहता है? आर्टिकल 39 का डी तो यही कहता है कि भाई इक्वल वेजेस होंगे, है ना। सो पुरुष और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होगा, यह हमारा आर्टिकल 39 डी कहता है। आप सभी को पता होगा कि डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हम चर्चा करते हैं, जो आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होता है। एक डायरेक्टिव होता है सरकार के लिए, राज्य के लिए, स्टेट के लिए डायरेक्टिव होता है कि स्टेट को इन नियमों को फॉलो करना चाहिए जन कल्याण को मद्देनजर रखते हुए। तो यहाँ पर बीसीसीआई भी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल की अगर हम बात करें, तो सभी पुरुष और महिला क्रिकेटर को समान वेतन की बात कही है। और ये कदम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लैंगिक वेतन समानता लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है 2022, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि भारत का स्थान क्या रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें, है ना, तो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अनुसार से भारत की जो प्रगति है उसमें एक योगदान, एक स्थान रखेगा। फिलहाल 132 साल इन सभी चीज़ों को लाने में काफ़ी समय लग गए हैं। अभी भी हमारे देश में लैंगिक समानता पूरी तरीके से नहीं आई है। आप पार्लियामेंट्री को उठाकर देखें तो अभी भी 10% से भी कम सीट हमारे लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं का है, जबकि 552 हमारे यहाँ लोकसभा में सदस्यों की संख्या, उसमें से उसका 9% के आसपास ही स्थान रखता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी लैंगिक समानता इस देश के अंदर में नहीं है। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे साथ साथ में। तो आप कह सकते हैं तो ये चर्चा का केंद्र बना हुआ। थोड़ी सी हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले थोड़ी सी महिला क्रिकेट, क्योंकि पिछले साल आप 2021 के प्रश्न को देखेंगे तो एक बात को से आपको पता होगा कि यूपीएससी ने क्रिकेट से संबंधित भी प्रश्न पूछा था।
आप सबको पता होगा खेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो हो सकता है, चांसेस भी है कि भाई इतनी बड़ी चेंजेस बीसीसीआई ने किया है तो हमारे प्रीलिम्स में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या मेंस में भी इस तरीके के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो थोड़ी जानकारी होना अति आवश्यक है। महिला खिलाड़ियों की फीस की वृद्धि की अगर हम बात करें तो अगर आप देखें कि अगर कोई महिला, अब प्रति टेस्ट मैच के लिए महिला खिलाड़ी को 15 लाख रुपया दिया जाता है। 15 लाख एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में, अगर ओडीआई की अगर हम बात करें, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात करें तो उनमें 6 लाख दिया जाता है। टेस्ट मैच की बात करें, क्योंकि टेस्ट मैच 7 दिनों का होता है, एक वीक बेसिस लग जाता है और बहुत ही कम टेस्ट मैच आपको कंडक्ट करवाए जाते हैं। बट ओडीआई और टी20 का प्रचलन आजकल दिन पर जब बढ़ता जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय, अगर हम ओडीआई की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला की बात करें या एक दिवसीय क्रिकेट की बात करें तो एक मैच में 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात करें तो 3 लाख रुपए मिलते हैं टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में। अब तक उन्हें एक दिवसीय, पहले की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपया दिया जाता था, टेस्ट मैच के लिए 4 लाख रुपया, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। एक बार इस डेटा को आप देख सकते हैं, यहां पर प्लेयर स्ट्रक्चर फॉर द वीमेन के लिए अब है, टेस्ट मैच के लिए पहले 4 लाख हुआ करता था, रिवाइज्ड होकर 15 लाख हो गया। उसी प्रकार से ओडीआई में 1 लाख हुआ करता था, अब 6 लाख हो गया, और आपका टी20 में 1 लाख से 3 लाख हो गया। तो ये पे स्ट्रक्चर वीमेन्स के लिए है। और जो महिलाएं बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करती हैं, बेहतर खेलने वाले जो पुरुष होते हैं, उनके ग्रेड के आधार पर काफी चेंजेस होता है। लेकिन अब आप यहां पर भी आप जब देखेंगे तो महिला हो या पुरुष, उनके लिए ग्रेड के फॉर्म में डिवाइड किया गया, जैसे ग्रेड ए हुआ, ग्रेड बी हुआ, ग्रेड सी हुआ, इस तरीके की ग्रेड के फॉर्म में है। अगर जो ग्रेड ए वार्षिक रिटर्नशिप की बात करिए, एक साल में कितने पैसे दिए जाएंगे महिला टीम के और पुरुष की बात करें तो जो ग्रेड एम के जो खिलाड़ी होते हैं, जो जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होता है, जैसे मिथाली राज हुआ करती थी, तो उनको 50 लाख रुपए सालाना दिया जाता है। वहीं पर ग्रेड बी के खिलाड़ी को 30 लाख रुपया दिया जाता है और ग्रेड सी के खिलाड़ी को 10 लाख रुपया दिया जाता है। ये महिला क्रिकेट के वार्षिक रिटर्नशिप की बात करते हैं। लेकिन जब आप पुरुष की बात करेंगे, बेहतर खेलने वाले जो पुरुष होते हैं, उनके ग्रेड के आधार पर उनको पैसा दिया जाता है, 1 से 7 करोड़ का भुगतान किया जाता है उनका। तो बताइए, इतना बड़ा अंतर जो है महिला और पुरुषों के वेतन में आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी असमानता थी, लेकिन इसमें काफी बदलाव किया गया और इसमें चेंजेस किया गया। और आप भारत में भी आप देखिए, क्रिकेट की जो रुझान की प्रति देखा जाए तो पुरुषों के क्रिकेट रुझान के प्रति सबसे ज्यादा होता है। जो हमारे मेल प्लेयर्स हैं, जो है, उनको क्रिकेट ज्यादातर देखे जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं जो खेलती हैं और उनमें किसी की रुचि उतना ज्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। तो ये एक बड़ा एक साइकोलॉजी है, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ही हमारे देश के अंदर में इस बात से पता चलता है कि भाई महिला और पुरुष के बीच में कितना अंतर है। आप सोच सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से आप देख सकते हैं, एक तरफ हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, लेकिन यहीं पर अगर रुझान की भी बात करें तो हमारी जो समाज है, पितृ प्रधान समाज है, उसमें आज भी ये दशा को देखा जा रहा है। क्रिकेट तो दोनों खेल रहे हैं, क्रिकेट तो दोनों में, चाहे पुरुष या महिला हो, लेकिन रुझान में भी कितना अंतर है ये आपको देखने को मिलता है। चलिए खैर, चीजें बदलेगी, समय थोड़ा लगेगा इन चीजों को बदलने में, है ना। यहीं पर अन्य देशों के खेल के समान वेतन की बात कर लेते हैं कि भारत जो है विश्व के अंदर में अगर आप देखें तो दूसरा देश बन गया भारत। पहले न्यूजीलैंड है, जो कि न्यूजीलैंड जो क्रिकेट एसोसिएशन है 2022 में अपने देश के खिलाड़ी और संघ के साथ एक समझौता किया और क्रिकेटर पुरुष और महिलाओं की जो वेतन है उसमें बराबर किया। यहीं पर हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में समान वेतन लागू करने वाला दूसरा देश बन गया। तो पहला देश आपका न्यूजीलैंड है और दूसरा देश कौन सा है भाई? वो दूसरा देश हमारा भारत देश हुआ, जो पुरुष और महिलाओं के क्रिकेटर के वेतन जो है समान कर दिए, है ना। यहीं पर अगर हम बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो महिला राष्ट्रीय फुटबॉलर द्वारा समान मुआवजा सुरक्षित करने के लिए भी अपने महासंघ के साथ 6 वर्ष लंबी लड़ाई जीतने के बाद 4 महीने बाद ये आया था। ये बातें भी है, सब लोग लड़ रहे हैं, सब देश में है इस तरीके की भावनाएं। भारत एक ऐसा देश नहीं है जो ऐसा स्थिति देखने को मिल रहा है ना। और चीजें आप देख सकते हैं कि अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि प्रश्न आपके मन में
उत्पन्न है कि भाई इतनी बड़ी असमानता का कारण क्या है, आखिर बीसीसीआई भी है, आखिर ऐसा क्यों करती है। प्रश्न है कि आखिर रीजन क्या था कि पुरुष और महिलाओं के क्रिकेट के वेतन में इतना बड़ा अंतर की रीजन क्या था। तो इसका कारण है कि खेलों के जो लैंगिक स्तर पर एक समान वेतन के संबंधित जो है बहुत सारी चुनौतियां, और उन सभी चुनौतियां में सबसे बड़ा है आपका राजस्व सृजन। खिलाड़ियों को जो वेतन दिए जाते हैं खेल के परफॉर्मेंस के आधार पर, दर्शक स्टेडियम में जाकर देखेंगे, है ना, उनके मैच का प्रसारण होगा, लोगों के अंदर में रुचि होगा, तभी तो आपका राजस्व का सृजन होगा, आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेशन होगा, और उसी पैसे से खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो आप एक चीज देखा, भारत के अंदर में भी एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जो पुरुष खिलाड़ी हैं, पुरुष खिलाड़ी के द्वारा जो उत्पन्न प्रतिफल महिलाओं की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक है, अर्थात महिलाओं की क्रिकेट के प्रति भारतीय का रुझान बहुत कम है पुरुष के अगर तुलना की बात किया जाए। पुरुष जो खिलाड़ी हैं उनकी जो है परफॉर्मेंस, या कह सकते हैं उनके खेल ज्यादा रोमांचक तौर पर भारत के अंदर में या अन्य देशों में देखा जाता है। तो ये कारण तो हुआ राजस्व सृजन का, जिसके कारण से खेलों में मौद्रिक लाभ का आकलन करते समय कुछ बातें पर ध्यान रखा जाता है। अब महिलाओं की जब क्रिकेट होता है तो उसमें रेवेन्यू बहुत कम जनरेट किए जाते हैं, राजस्व बहुत कम सृजन होता है। परिणाम ये होता है कि भाई विज्ञापन, स्पोर्ट्स, आपका ये एक तरीके से टिकटों की बिक्री, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो उनमें काफी प्रभावित होगा कि भाई महिलाओं में तो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं देखा जा रहा है, इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो भाई उनको पेमेंट भी उस बेसिस पर ही मिलेगा जितना रेवेन्यू राजस्व जनरेट होगा आपका, है ना। तो ये एक तरीके से चुनौती उत्पन्न हो रही है। लेकिन अगर प्रसार किया जाए, उसको अगर प्रचार किया जाए, विज्ञापन किया जाए प्रॉपर तरीके से, तो हमारे पुरुषों महिलाओं के प्रति भी आप कह सकते हैं महिलाओं के खेल के प्रति भी हमारा रुझान बढ़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी है। दूसरी, प्रदर्शन की में अंतर की बात किया जाता है। प्रदर्शन में अंतर की बात, ऐसा परफॉर्मेंस की बात ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ये भी तर्क दिया जाता है कि जो पुरुष हैं, पुरुष बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं महिलाओं की तुलना में, और पुरुष का जो परफॉर्मेंस होता है महिलाओं की तुलना में बहुत ही कम होता है, बहुत ही अधिक होता है। महिलाओं के खेल का बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए अधिक राशि का भुगतान किया जाता है। अच्छे स्तर के आप देखिए टेनिस में भी पुरुष के प्रति मैच 5 सेट खेलते हैं, महिलाओं के प्रति मैच 3 सेट खेला जाता है। तो इसके कारण से भी उनको कम वेतन दिया जाता है। शारीरिक रूप से महिलाएं कमजोर होती है, पर एक सवाल यह भी है कि शारीरिक रूप से महिलाएं कमजोर होती हैं, तो शारीरिक रूप से महिलाओं को कमजोर कौन बनाता है? हमारी सोसाइटी, समाज जो है वही तो महिलाओं को कमजोर बना रही शारीरिक रूप से। एक तरीके से ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी परंपरा बनी हुई है कि महिलाओं को इंडोर गेम खेलना चाहिए, महिलाओं को घर के अंदर में रहना चाहिए, महिलाओं के अंदर में लज्जा, महिलाओं को जो है अकेले नहीं घूमना चाहिए, महिलाओं को कोई फिजिकल खेल नहीं खेलना चाहिए। तो ऐसी विचारधाराएं अगर समाज के अंदर में रहेगी तो महिलाएं तो कमजोर रहेगी। तो महिलाओं को कमजोर समाज के द्वारा बनाया गया है। तो ये जिम्मेदारी हम ये नहीं कर सकते, ये आप जिम्मेवार सिर्फ महिलाओं को आरोपित करना ये गलत बात है, और ये सदियों से चला जा रहा है। ऋग वैदिक काल के बाद की अगर हम बात करें, लेटर ऋग वैदिक काल में, तो महिलाओं के साथ काफी अन्याय हुआ है ना। दूसरी बात, प्रतिनिधि संबंधित समस्याओं को लेकर भी बात की जाती है कि खेल प्रशासन जो है संरचनाओं में महिलाओं को कमजोर प्रतिनिधित्व में, खेल में, उद्योग में वेतन का अंतर से बने रहने का एक कारण भी है। खेल का प्रशासन संरचनाओं को में महिलाओं का कमजोर प्रतिनिधित्व है ना। कुछ शासन संरचनाएं महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ है, लेकिन हाल में भी हुआ है। तो इसके कारण से भी आप कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व संबंधी समस्याएं भी है, जिसके कारण से वेतन में बहुत सारी असमानता देखी गई है ना। तो ये चीजें तो आप देख सकते हैं, इनको आप समझ सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि भाई इससे संबंधित जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है 2022 की, उनकी प्रमुख बिंदुओं पर, क्योंकि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स का कारण लैंगिक जो समानता है उसको दर्शाना। क्या ये जेंडर गैप जो है, लैंगिक जो असमानताएं हैं, क्या वो कैसे खत्म होगा? अगर उसकी हम बात करें, उसकी मेजरमेंट पहलू क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2022 की अगर बात करें, तो इसकी 4 जो सबसे प्रमुख एक तरीके से आयाम है, और इन चारों आयाम को मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है
कि भाई देश के अंदर में इतनी असमानता क्यों है। तो पहला जो आयाम है समानता की दिशा में उनकी प्रगति को बेंचमार्क के रूप में माना जाता है। सबसे पहले जेंडर गैप जो मेजरमेंट का जो 4 सबसे प्रमुख अगर मैट्रिक्स अगर है, 4 प्रमुख जो आयाम है उसमें से 4 प्रमुख आयाम है आर्थिक भागीदारी, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी कितना है। दूसरा है आपका देख सकते हैं कि अवसर, अपॉर्चुनिटी कितना ज्यादा महिलाओं को मिल रही है। शैक्षणिक प्राप्ति की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, स्वास्थ्य की बात किया जाए और उत्तरजीविता और राजनीतिक, इन सभी चीजों पर मुक्त रूप से ध्यान दिया जाता है। अगर इन सभी में भागीदारी, जैसा कि मैंने कहा राजनीतिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो भारत तो भाई आप देखो 1947 के बाद देश आजाद हो गया। भारत में महिला और पुरुष की समानता को लेकर कई योजनाएं भी चलाई गई है ना, जैसे अब बेटी बचाओ अभियान हुआ, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना, बहुत सारी। तो उन योजनाओं में आज भी अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर में, लोकसभा के अंदर में या राज्यसभा के अंदर में, तो महिलाओं की संख्या बहुत कम है, प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो इसका कारण क्या है? तो ये भी तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है कि भाई महिलाएं, आप बताओ 552 लोकसभा के अंदर में सीट है, आपका सदस्यों की संख्या है, उसमें से महिलाओं का प्रेजेंस जो देखा जाए तो मात्र 10% से भी कम है, मतलब 8 या 9% के आसपास है। आप ये देख सकते हैं आप 500 का 8 मतलब आप 40 से 50 महिलाएं हैं, वो भी उससे भी कम है आपका। तो ये कह सकते हो कि भाई इतनी बड़ी असमानता है यहां पर। भारत कुल अगर हम आपकी गणना करें पूरी विश्व के अंदर में 146 देशों का मेजरमेंट हुआ, आकलन हुआ, और उस 146 देशों में भारत का स्थान 135वां स्थान है। मतलब भारत और आपका 135वां स्थान है। कुछ देशों से ही भारत का प्रदर्शन बेहतर है, बाकी अन्य जैसे अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, इन सभी देशों से भारत का कुल स्कोर 0.625 है 2021 से। अभी थोड़ा सा सुधार होकर 0.629 हुआ है। पिछले 16 वर्षों में ये 7वां जो स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें, है ना, 2021 में अगर देखेंगे तो 156 देशों में से 140 स्थान था, 146 देशों में 135 स्थान है। ये देखिए ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है आपका इंडिया का, आप यहां पर देख सकते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है 135 में से 0.629 मिला है, 102 आपका। उसी प्रकार से पॉलिटिकल इंपावरमेंट में 48वां स्थान है, इकोनॉमिक में 143, 170 और हेल्थ में 146। तो इतनी असमानता जो है इस देश के अंदर में, तो इसका कारण तो होगा। अभी सवाल आपके मन में ये उत्पन्न हो गया कि भारत सरकार तो बहुत सारी गतिविधियों पर बात कर रही है। भारत सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। अगर आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य तथा जीवन से संबंधित योजना की बात करें तो भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, है ना, सुकन्या समृद्धि योजना हुआ, महिला शक्ति केंद्र खोले गए हैं, महिला उद्यमिता हुआ। ये सभी आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए योजनाएं चलाए गए। वहीं पर राजनीतिक आरक्षण की बात करें तो सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% सीटों को आरक्षित करने की बात हमारे संविधान के अंदर में ये चीजें दी है, अगर आप पंचायती राज सिस्टम के में देखें तो। वहीं पर अगर हम वर्चित महिलाओं की बात करें, निर्वाचित महिलाओं प्रतिनिधि की क्षमता की बात करें तो शासन प्रतिक्रिया में प्रभावी ढंग से भी ये काम कर रही। तो ये आप ग्लोबल जेंडर इंडेक्स को बेहतर कर सकता है। अभी बहुत वक्त लग जाएगा उस समानता की कड़ी में आने में। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल्स। मिलते हैं फिर से नए एडिटोरियल्स के साथ। आशा करते हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और भी कोई भी आपका कोई ऐसा सजेशन हो तो कृपया करके कमेंट में आप जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।